तो कर्व ऑफ लर्निंग को हम हिंदी में सीखने के वक्र भी कहते हैं, राइट? वक्र क्या होता है आप लोग जानते ही हैं। देखो अगर हम लाइन की बात करें तो एक सीधी लाइन होती है ये, ठीक? जो दो दिशाओं में सीधी चलती रहती है। लेकिन अगर इसी लाइन को हम थोड़ा मोड़ दें ऐसे, ये बन जाता है आपका वक्र। समझ रहे हैं आप? तो जो तिरछी लाइन होती है, मुड़ी लाइन होती है, उसको हम वक्र कह देते हैं। तो कर्व ऑफ लर्निंग क्या है? सीखने का वक्र। जब आप सीख रहे हैं, आप सीधी एक रेखा में नहीं सीख सकते, ठीक है? कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका जो अधिगम है वो प्रभावित होगा। आप पहले थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे, आप बढ़ेंगे, फिर आप घटेंगे सीखने में, तो ये ऐसे चलता रहेगा। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर ये ग्राफ है, ठीक है, इसको ले लीजिए, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। अब ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में आपने यहाँ सीखना शुरू किया, ठीक है? यहाँ से आप सीख रहे थे, तो ये आपकी लर्निंग हो रही थी, तो आपका जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है ऊपर की ओर। आप देख रहे हैं कि हाइट में जा रहा है, और धीरे-धीरे आप थके, थकान लगी, या फिर किन्हीं कारणों से आपने पढ़ाई कम कर दी, तो अब आपका ग्राफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जहाँ आप पहले 0 से कई ऊपर तक पहुँच चुके थे, वहाँ आप फिर नीचे की ओर आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि अपने सीखने के प्रथम दिवस से या प्रथम समय से कुछ समय तक आपकी जो लर्निंग है, आपका अधिगम है, वो बढ़ता है, और उसके बाद किन्हीं कारणों से, कई सारे कारण हो सकते हैं, आगे हम आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, उससे वो आपकी जो लर्निंग है वो रुक सकती है, या फिर वो धीरे-धीरे कम हो सकती है। तो इसी के संबंध में जो हम चर्चा करते हैं उसको कर्व ऑफ लर्निंग कहते हैं। अब ये कर्व ऑफ लर्निंग जो टर्म है वो आया कहाँ से? तो देखिए, द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब द लर्निंग कर्व वाज हर्मन एमिंगस इन 1885। 1885 में जिस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी भारत की, उसी वर्ष इस व्यक्ति ने, हर्मन एमिंगस ने, ये लर्निंग कर्व जो टर्म है उसको ही व्याख्या की थी। समझ रहे हैं आप? अब इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि 1885 में इस लर्निंग कर्व की व्याख्या की गई थी। इम्पोर्टेंट ये है कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। वो भी तो याद रखना है, आप लोगों को भूलना नहीं है ना। तो देखिए, लेकिन आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ, और जानकारी होगी भी, आप में से बीएड एमएड किए हैं कई लोग, तो कि हर्मन एमिंगस का नाम है कर्व ऑफ फॉरगेटिंग के लिए। इन्होंने किस प्रकार से हम भूलते हैं, हमारी स्मृति किस प्रकार से कमजोर होती है, उसके संबंध में अपना एक कर्व दिया था, और उसी को हम अधिगम कर्व के रूप में भी पढ़ते हैं। द फर्स्ट नोन यूज द टर्म लर्निंग कर्व। तो सबसे पहले देखो, हर्मन एमिंगस ने तो व्याख्या की थी कि लर्निंग कर्व होते क्या है, लेकिन शब्द का प्रयोग क्या था? कर्व ऑफ फॉरगेटिंग, ठीक है, विस्मृति की वक्र। लेकिन जो टर्म यूज किया पर्टिकुलर लर्निंग कर्व, वो यूज किया वार्जन एंड हार्टर नामक दो व्यक्तियों ने 1903 में। तो 1903 में इन्होंने ये टर्म जो है वो खोजा, या फिर उसका प्रयोग किया। आर्थर बिल्स gave a detailed description of learning curves in 1934। और 1934 में जाकर के आर्थर बिल नामक व्यक्ति ने इस शब्द की, इस टर्म की पूरी व्याख्या की। He also discussed the properties of different types of learning curves, such as negative acceleration, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, प्लेट्यू एंड ओजाइव कर्व। तो इस प्रकार से इन्होंने चार प्रकार के कर्व बताए: नेगेटिव, पॉजिटिव, प्लेट्यू और ओजाइव। क्या होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे इनके संबंध में। पहले तो अभी हमारा डिस्कशन सिर्फ लर्निंग कर्व पर ही चल रहा है। Learning does not progress at a uniform rate, and that the rate of learning varies during the course of learning। आप सब जानते ही हैं कि जब भी आप सीखने का प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ें, किसी भी स्तर में पढ़ें, तो रोज के रोज आप एक समान अधिगम नहीं कर पाते। रोज के रोज आप एक जैसा पढ़ाई नहीं कर पाते। कभी आपका अधिगम ज्यादा होता है, तो कभी कम हो जाता है। The rate of learning is much higher in the initial stage एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। कभी कभी क्या होता है कि आप अगर रुचि रखते हैं किसी विषय में, उसको आप पढ़ने जा रहे हैं, आपने उस विषय की अपनी सबसे फेवरेट बुक मंगाई है, तो उस बुक को शुरुआत में तो आप बहुत जोश के साथ पढ़ते हैं, और लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आपकी जो पढ़ने की स्पीड होती है, जो दर होती है पढ़ने की, वो कम होने लगती है। ये आप बात आप जानती हैं।
लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कभी आप एक ऐसे विषय को पढ़ने जाते हैं जिस पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो शुरुआत में आपकी जो पढ़ाई होती है, जो आपका अधिगम होता है, वो कम होता है। लेकिन धीरे-धीरे टीचर के पढ़ाने की वजह से आपको वो टॉपिक्स, वो जो सब्जेक्ट है, वो अच्छा लगने लगता है और अब आपका जो पढ़ने का दर है, वो बढ़ जाता है। तो कभी तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज में जो लर्निंग रेट होता है, वो हाई होता है और बाद में लो होता जाता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो लर्निंग रेट है वो बहुत कम होता है, उसके बाद धीरे-धीरे वो हाई होता जाता है। This pattern of decrease in the amount learned as the period of learning increases is known as the principle of diminishing returns. तो इस प्रकार से जो धीरे-धीरे सीखने की क्षमता हमारी कम होती रहती है या दर कम होती है, उसको हम डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। डिमिनिश मतलब होता है धीरे-धीरे कम होता जाना, ठीक है? This means that even though the time duration and amount of practice remains the same, the amount of learning during a particular time interval and a fixed amount of practice is not always the same throughout the learning process. मतलब यदि आप रोज 10 घंटा पढ़ रहे हैं, नहीं 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, रोज आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं या 4 घंटा डेली पढ़ रहे हैं आप, तो जरूरी नहीं कि हर दिन आप एक समान पढ़ाई कर लें, कभी ज्यादा कभी कम तब भी हो सकती है। तो कहने का अर्थ यह है कि डेली एक समान पढ़ाई करने पर भी, ठीक है, तय समय पर मतलब, और समान पुस्तक को या समान टॉपिक को, समान कंटेंट को आपका जो अधिगम है वो धीरे-धीरे प्रभावित होता है और रोज एक समान पढ़ाई नहीं होती, एक समान अधिगम नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है। द अमाउंट लर्न्ड इज मोर पर यूनिट टाइम इन द इनिशियल स्टेजेस कंपेयर्ड टू द लेटर स्टेज। वही बात आ रही है कि सीखने का जो हमारी क्षमता है, जो दर है, वो आरंभ में ज्यादा होती है, बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। इफ वन ऑब्जर्व्स द कर्व, इट इज क्लियर दैट देयर आर सर्टेन स्टेजेस और पीरियड्स इन द लर्निंग एफर्ट वेयर नो लर्निंग टेक प्लेस। अगर आप किसी भी लर्निंग कर्व को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आप ये पाएंगे कि कभी कभी ऐसा भी कोई एक बिंदु आता है जहां पर अधिगम हुआ ही नहीं है। तो ऐसे बिंदु को जहां पर अधिगम हुआ ही नहीं है, हम बोलते हैं प्लेट्यू, पठार। क्यों बोलते हैं पठार? तो देखिए पठार होता कैसा है, इस प्रकार से पठार आपका बनता है। तो पहले आप ऊपर जाते हैं, फिर ऊपर कहीं जगह पे आप फ्लैट हो जाते हैं। जिस स्थान पे आप फ्लैट हो रहे हैं, यानी कि आपका अधिगम शून्य हो गया है, आप पढ़ ही नहीं रहे, स्थिर हो गया मतलब एक प्रकार से, तो उसको हम बोल देते हैं क्या? प्लेट्यू। ठीक है। प्लेट्यू ऑफ लर्निंग आप लोगों की परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, यू टेट हो, या फिर एलटी का पेडागोजी हो, या लेक्चर का एप्टीट्यूड हो। ये सभी परीक्षाओं में प्लेट्यू ऑफ लर्निंग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जहां पर आपको 1 मार्क्स से जरूर दिलवाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, और इजी भी काफी है अगर आप अच्छे से इसको समझे तो अब हम डिस्कशन करेंगे एक्चुअल जो लर्निंग कर्व होते हैं उन पर। तो सबसे पहला होता है स्ट्रेट लाइन कर्व। आप ये देख रहे होंगे, फिगर को आप नोटिस कीजिए। इस फिगर में जो एक्स एक्सिस है या हॉरिजेंटल जो लाइन है वो टाइम को डिनोट कर रही है, और जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस है वो प्रोग्रेस को डिनोट कर रही है। तो अब देखिए समय बढ़ने के साथ साथ जो ग्राफ है ऊपर की ओर बढ़ रहा है, यानी कि प्रोग्रेस ज्यादा हो रही है, तो इससे बनता है स्ट्रेट लाइन कर्व। कैसे कर्व बनता है आप एक बार अच्छे से देख भी लीजिए। आप में से गणित के जो विद्यार्थी हैं, जो मैथ्स के स्टूडेंट, उनको पता होगा, बट अदर देन मैथ्स वालों को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। ये सपोज कीजिए कि यहाँ पर 3 मैंने बिंदु बना दिए हैं। एक बिंदु मतलब कि 1 घंटा, दूसरा बिंदु मतलब 2 घंटा, तीसरा बिंदु मतलब 3 घंटा, ठीक है? और इसी प्रकार ऊपर भी मैंने 3 बिंदु बना दिए हैं। एक बिंदु मतलब कि आपने कंटेंट 25% कर लिया है, दूसरा बिंदु मतलब 50% कर लिया है, तीसरा बिंदु मतलब कि आपने 75% कर लिया है, ठीक है? अब देखिए पहले घंटे में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और 50% आपने कंटेंट कवर किया, और दूसरे घंटे में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने अब 50% पढ़ लिया, ठीक है? तीसरे घंटे में फिर पढ़ाई की और आपने अब 75% पढ़ लिया। इसका मतलब क्या है कि हर घंटे में आप क्या कर रहे हैं? लगातार एक बढ़ते हुए रेट के साथ, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट के साथ बढ़ रहे हैं।
हर घंटे में 25% आप पढ़ ले रहे हैं, यानी कि आपका अधिगम का जो प्रतिशत वो क्या है 25% है। तो इस प्रकार से आपका जो लाइन है वो ऐसी बन जाएगी इन बिंदुओं को मिलाती हुई। तो इसे बोलते हैं हम स्ट्रेट लाइन कर्व, जो कि असंभव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी स्थिति में एक समान या कहे कि यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म रेट से प्रोग्रेस नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं कुछ, चाहे माइन्यूट ही हो, कुछ परसेंट लर्निंग में इफेक्ट होगा, या तो लर्निंग बढ़ेगी या फिर कम होगी। सेकंड आता है नेगेटिवली एसिलेटेड लर्निंग कर्व। नेगेटिव एसिलेटेड लर्निंग कर्व में क्या होता है, पहले आपका जो प्रोग्रेस है वो बहुत हाई होता है और धीरे धीरे डाउन होता जाता है। आप देखिए कि जैसे ये कर्व है, पहले आपका जो प्रोग्रेस है बढ़ रहा है और एक समय बाद क्या हुआ, आपका एकदम से डाउन आ गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिवली एसिलेटेड, यानी कि नकारात्मक तरफ को मुड़ता हुआ अधिगम वक्र। If the rate of progress is very high at the beginning, then slow down gradually. अगर शुरुआत में बहुत हाई लेवल है आपका पढ़ने का और धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, तो उसको हम नेगेटिवली एसिड कर्व बोलते हैं। और एक नेचुरल कर्व होता है, जैसा कि अधिगम की प्रक्रिया में बताया गया है। पॉजिटिवली एसिलेटेड कर्व, तो जब आप शुरुआत में देखिए कि आपका जो अधिगम का जो प्रोग्रेस है वो बहुत कम है और अचानक से क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम क्या, पॉजिटिवली एसिलेटेड कर्व। तो जब कोई भी प्रकरण आप पढ़ रहे हैं, कोई विषय पढ़ रहे हैं, बहुत जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको उसके बेसिक समझ में आने लगते हैं, तो आपको इंटरेस्ट आता है और आपका पढ़ने का जो दर है, जो लर्निंग रेट है, वो अचानक से इंक्रीज हो जाता है। इफ द रेट इज ऑफ प्रोग्रेस इज वेरी लो या वेरी स्लो एट द बिगनिंग, देन इट इंक्रीजेज, इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली एसिलेटेड लर्निंग कर्व। लर्निंग प्लेट्यू और प्लेट्यू इन लर्निंग। अब ये आया आपका लर्निंग प्लेट्यू, और लर्निंग प्लेट्यू मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा आता है। लर्निंग पठार से आपका संबंध क्या है? निम्न में से सही जो विकल्प है उसको चुनिए। तो ऑप्शन दिया रहेगा आपको, लर्निंग पठार वह स्थिति होती है जब अधिगम एक समान गति से बढ़ता है। लर्निंग पठार वह स्थिति होती है जब अधिगम अचानक से कम होने लगता है। लर्निंग पठार वह स्थिति होती है जब अधिगम स्थिर हो जाता है, या फिर लर्निंग पठार वह स्थिति है जहां पर जो अधिगम है वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो इनमें से सही उत्तर आपको पहचानना होता है। कब पहचानेंगे आप? जब इसको पढ़ लेंगे। इट इज लो फ्लैट हॉरिजेंटल स्ट्रेच इन द लर्निंग कर्व विच रिप्रेजेंट्स अ स्टेशनरी स्टेज। स्टेशनरी मतलब कि जहां पर रुक गई है अवस्था। ठीक, वेयर apparently नो प्रोग्रेस इन लर्निंग इज रिकॉर्डेड। तो मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उतनी ही अधिगम हो पा रहा है जितना आप कर रहे थे। उदाहरण के लिए, हर महीने आपकी जो सैलरी है, सैलरी तो नहीं हो सकती, हर महीने आपकी इनकम जो है वो 10% इंक्रीज होती है। ठीक है, तो आपकी इनकम का ग्राफ बनाए, तो पहले आपकी इनकम इतनी थी, फिर आपकी इनकम थोड़ी और बढ़ी, फिर थोड़ी और बढ़ी, तो इस तरीके से आपकी इनकम बढ़ती रही। लेकिन एक स्थिति ऐसी आई जहां पर आपकी इनकम क्या हुई, बढ़ना बंद हो गई। तो सपोज कीजिए पहले महीने आपकी इनकम थी 10,000 रुपीज, ठीक, दूसरे महीने आपकी हो गई 15,000 रुपीज, तीसरे महीने हो गई आपकी 20,000 रुपीज। अब चौथे महीने, फोर्थ मंथ में, फिफ्थ मंथ में, सिक्स मंथ में लगातार 20,000 ही आपको मिल रही है, तो क्या होगा, आपका ये सीधी लाइन बन जाएगी। तो ऐसे इस प्रकार से जो प्लेट्यू बनता है, इस प्रकार जो कर्व बनता है, उसको हम प्लेट्यू बोल देते हैं। तो हो क्या रहा है इसमें, देखिए आप कि जो कर्व है, जो रेखा है, वो आपकी बढ़ते 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 अचानक से स्थिर हो जा रही है और ऐसे चल जा रही है। इसको हम बोल देते हैं कर्व। तो ये जो आपको स्थिर स्थान दिख रहा है, सीधी रेखा दिख रही है, वो उसको बोलते हैं क्या, प्लेट्यू। तो दिस इज कॉल्ड द प्लेट्यू ऑफ लर्निंग। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक प्लेट्यू बन रहा है, फिर दूसरा प्लेट्यू बन रहा है, इस प्रकार से प्लेट्यू बनते रहेंगे। ठीक है ना। प्लेट्यू इन लर्निंग रिप्रेजेंट्स अ पीरियड in learning progress process where no improvement occur even with any number of plateau। जब कोई प्रोग्रेस नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं प्लेट्यू। हाँ, लर्निंग शून्य नहीं होगी यहाँ पर, याद रखना है आपको। कॉजेज ऑफ लर्निंग प्लेट्यू। अब ये लर्निंग प्लेट्यू बनते क्यों है, मैंने बताया था आपको कि क्या कारण होते हैं इसके, कि अधिगम आपका एक समान गति से नहीं बढ़ता है, कभी अचानक से बढ़ जाता है तो कभी अचानक से कम हो जाता है। ठीक, तो स्थिर होने के, कि आप अधिगम कर रहे थे
आपका अधिगम अच्छा हो रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अब आपका अधिगम हो ही नहीं पा रहा है, जितना आपने सीखा था आप उतने में ही स्थिर हो गए हैं। तो देखिए सबसे पहले तो है कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ टास्क। अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो इतना कठिन है, इतना जटिल है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो अधिगम है वो स्थिर हो जाएगा। लैक ऑफ अटेंशन, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं पढ़ने पर। तो कई बार होता है, आपने ध्यान दिया होगा, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है, बट बच्चा क्या है, अपने में खोया हुआ है। तो उस 1 घंटे या आधे घंटे में बच्चा उपस्थित तो था क्लास में, बट ज़्यादा ध्यान उसने नहीं दिया, तो वो कुछ सीख नहीं पाएगा। लैक ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द लर्नर, मतलब कि बच्चे को जब जितना फ़ोकस करना चाहिए पढ़ाई पर, वो नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इससे भी क्या होगा, उसके अधिगम में प्रभाव पड़ेगा और वो स्थिर हो जाएगा। डिफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, अगर कोई ऐसा मेथड यूज़ किया जा रहा है, जो उस विषय वस्तु पर सही बैठता ही नहीं है या उचित है ही नहीं उस विषय वस्तु के लिए, तो उस समय भी क्या होगा, आपका लर्निंग प्लेटू बनेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे चाह रहे हैं, है ना? और आप थ्योरेटिकल पढ़ा दे रहे हैं, आप बिल्कुल ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बच्चों को प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं, तो ना तो आपने क्या किया, ब्लैक बोर्ड यूज़ किया, ना ही बच्चों को प्रैक्टिस करने दिया, ठीक है? आप सिर्फ लेक्चर मेथड से पढ़ाते रहे, तो लेक्चर मेथड से कभी मैथमेटिक्स नहीं हो पाती, ठीक है? तो वो क्या होगा, कि डिफेक्टिव मेथड हो जाएगा। ऐसे ही आप बच्चों को बायोलॉजी साइंस पढ़ा रहे हैं, बट आप फिगर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे को समझ में कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है ना? पुअर फिजिकल कंडीशन, यदि आप बीमार हैं, तो अगर आप बीमार हैं, तो आपका पहला जो ध्यान है, फ़ोकस है, वो तो अपनी बीमारी को दूर करने में ही रहेगा, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं देंगे। आपने खुद के अनुभव भी लिए होंगे कि जब आप चाहे कितना ही अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो आपको, चाहे कितना ही आप पढ़ने पसंद करते हो, लेकिन जब आप बीमार होते हैं, तो उस समय आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता। चाहते हैं आप मन लगाना, बट मन नहीं लग पाता। तो इस वजह से पुअर फिजिकल कंडीशन की वजह से भी आपकी लर्निंग इफेक्टिव हो सकती है। फिर है मेंटल फटीग, थकान, मानसिक थकान। भाई, आपने नोटिस किया होगा, आप पढ़ते एक समय ऐसा आता है कि आप थक जाते हैं, अब आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप रेस्ट करें, रिलैक्स करें, और फिर आप या तो सो जाते हैं, या फिर आप बाहर घूमने चले जाते हैं, या जिनको खाना पसंद है वो खाना खाना शुरू कर देते हैं कुछ, ठीक है? तो इस तरीके से आपका मेंटल फटीग दूर आप कर लेते हैं। अगर मेंटल फटीग होता है, तब भी आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती। किसी भी पॉइंट पर आपको कोई भी आर्गुमेंट करना हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप, ठीक है? आप ये ना सोचें कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आपको क्वेश्चन नहीं करना। अब ये टॉपिक ऐसा है कि जहाँ पर अगर क्वेश्चन उठ रहा है, तो आप तुरंत कर लीजिए। लैक ऑफ प्रीवियस प्रैक्टिस, आपने अगर पहले प्रैक्टिस नहीं किया है, तो अब आप नया नहीं सीख पाएँगे, क्योंकि आपका पूर्व ज्ञान ही नहीं है, तो अब आप नवीन ज्ञान में कैसे उसको जोड़ पाएँगे? सपोज़ दैट कि अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं, या एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, और आपको टीचर बताता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेकिन आपको पता ही नहीं कि लेंथ क्या होती है और ब्रेड्थ क्या होती है, तो क्या आप उस एरिया को फाइंड कर पाएंगे? नहीं। तो उस स्थिति में आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। लैक ऑफ इंटरेस्ट, आपका रुचि नहीं है पढ़ने में, आपको मैथमेटिक्स पसंद ही नहीं है, आपको टीचर कितना अच्छा पढ़ा दे, कितना क्लास में बैठा दे, आप नहीं पढ़ेंगे। अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट क्या होता है एक्चुअली, जब आपके पढ़ाई के बीच में जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं, शोर शराबा या अन्य स्थितियां, ये अगर उत्पन्न होती है, तो उसको हम बोलते हैं अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाती। सपोज दैट कि आप क्लास पढ़ रहे हैं, और बगल के बैंकेट हॉल से डीजे की जोर जोर से आवाज आ रही है, तो उस समय भी आप मन नहीं लगा पाएंगे पढ़ाई में, और आपकी जो अधिगम है वो स्थिर हो जाएगा, ठीक है? तो ये थे कुछ कारक जिसकी वजह से ये लर्निंग प्लेट्यू बनता है एक्चुअली। अब अगर लर्निंग प्लेट्यू बनता है, तो हमने दूर करने का प्रयास तो उसको करना ही चाहिए ना। तो कैसे हम दूर कर सकते हैं? तो जो आपके पास अभी कारक आए थे या फैक्टर्स आए थे लर्निंग के प्लेट्यू को जनरेट करने वाले, उनको दूर कर दीजिए आप। सपोज दैट लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप इंटरेस्ट क्रिएट कर दीजिए बच्चे का पढ़ाई में। अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है, तो आप फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाइए, ठीक है? और या फिर लैक ऑफ प्रीवियस प्रैक्टिसेस हैं, तो बच्चे को पहले प्रैक्टिस करवा लीजिए आप, ठीक है? मेंटल फटीग है, तो बच्चे को रेस्ट करने के लिए कहिए पहले, उसके बाद पढ़ाइए, ठीक है? अगर पुअर फिजिकल कंडीशन, तो बच्चे को पहले ठीक होने दीजिए, फिर पढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका पढ़ाने का या बच्चे का जो लर्निंग मेथड है वो डिफेक्टिव है, तो आप मेथड को चेंज कीजिए। तो जो आपके पास कारण आए थे लर्निंग प्लेट्यू को जनरेट करने के या बनाने के, उन कारणों को दूर कर दीजिए, सिंपल सी बात है या नहीं है?
तो अब देखिए, तो सबसे पहले है एडॉप्ट एफिशिएंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। अगर आप कोई एक प्रभावशाली विधि का प्रयोग करते हैं पढ़ाते समय, तो निश्चित तौर पर बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ने में और बच्चे ध्यान भी लगाएंगे और बच्चों का जो मेंटल फटीग है वो भी कम होगा। मेंटल फटीग एक्चुअली होता कब है? आप लोग अपने अनुभवों को याद कीजिए। अगर आप मैथ्स सॉल्व कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करते आ रहे हैं, आपसे हो रहे हैं और आंसर सही आ रहे हैं, तो आपको थकान नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन किया, नहीं हुआ आपसे, आपने फिर ट्राई किया, दूसरा क्वेश्चन किया, वो भी नहीं हुआ, 2-3 क्वेश्चन में ही जब आपका खूब माइंड लग चुका है, लेकिन आपसे आंसर नहीं निकल रहा, तो आपको थकान का अनुभव होने लगता है। तो मेंटल फटीग ज़रूरी नहीं कि आप लंबे समय तक पढ़ेंगे तभी होगा। तो मेंटल फटीग होने के कई और कारण भी होते हैं। अगर आपने चीज़ को अच्छे से समझा है, आप कर रहे हैं, तो आपको मेंटल फटीग शायद नहीं होगा। इफेक्टिव मेथड टीचिंग यूज़ करने पर भी मेंटल फटीग से आप बच सकते हैं। अरेंज लर्निंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। बच्चों को धीरे-धीरे आपने सरल से कठिन की ओर ले जाना होता है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इस टीचिंग मैगज़ीन का यूज़ करते हुए आप पहले बच्चों को आसान से आसान एक्टिविटीज़ कराएँ, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही आसान हो, उसके बाद धीरे-धीरे जो लेवल है उनका वो बढ़ाते रहें। यूज़ एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड। अगर आप अपने किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के लिए कोई दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका अधिगम अच्छा होता है और प्रभावशाली होता है। आप बच्चों को बताते हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी से इतनी दूरी पर बुध ग्रह है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है। मौखिक रूप से आप बता रहे हैं, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। वहीं आपने क्या किया, आपने चार्ट के माध्यम से समझा दिया, बच्चा समझ जाएगा। आप बच्चे को जो वर्ल्ड मैप है वो समझाना चाह रहे हैं, तो मैप से समझाएँगे तो बच्चा कई बार क्या है कि ग्लोब का जो कांसेप्ट है वो नहीं समझ पाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप ग्लोब को यूज़ करेंगे कि संसार को समझाने के लिए, वर्ल्ड को समझाने के लिए जो एक्चुअल जो विजुअल एड है वो ग्लोब है, ना कि मैप। ठीक है? क्योंकि मैप से आप जो सही भौगोलिक स्थितियाँ होती हैं उनको नहीं समझ पाओगे। राइट? तो इसीलिए अगर आप एप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करते हैं किसी कंटेंट को समझाने के लिए, तो उसकी समझ जो बच्चे की है वो अधिक विकसित होती है और बच्चे का अधिगम विकास की ओर चलता है, ना कि प्लेटू बनता है। प्रोवाइड प्रॉपर रेस्ट टू अवॉइड फिजिकल और मेंटल फटीग। यदि बच्चा शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से थका हुआ है, तो उसको पहले पूरा रेस्ट करने दें, उसके बाद ही पढ़ाएँ। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि स्कूल्स में 3 या 4 पीरियड्स के बाद एक लंच ब्रेक रखा जाता है, ताकि बच्चा रिफ्रेश हो जाए। तो ये टॉपिक आज पूरा होता है हमारा, राइट? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है लर्निंग कर्व और लर्निंग कर्व के अंदर भी जो कैटेगरीज़ है, उनका क्या अर्थ है? कैसे आप जान पाएँगे कि लर्निंग प्लेट्यू कैसे बनता है? क्या उसके प्रमुख कारक है? और उसके साथ-साथ उन कारकों को दूर करने के लिए आप एज़ अ टीचर क्या प्रयास कर सकते हैं? क्या आपकी भूमिका रह सकती है? इसका भी आपको बोध हो जाएगा, ओके? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू ऑल। अब आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपका है, तो आप मुझसे कर लीजिएगा।